चले अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑन पेज नंबर कौन सा है पेज नंबर 691 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा टेस्ट की जाती है विच इज व्हाट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये केस कैसे आता है भाई? वी हैव अ 40-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड इन द ईआर विद द कंप्लेन ऑफ व्हाट उसको एक फ्रैक्चर हुआ है और पेशेंट इज मैनेज्ड इन द सर्जिकल वार्ड और उसकी क्या हुई है, वो फ्रैक्चर वगैरह मैनेज हुआ and she is hospitalized for around 7 days और आज वो डिस्चार्ज होने वाली है पेशेंट। और ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज अचानक से शी डेवलप्ड व्हाट, शी डेवलप्ड डिस्निया, ट्रेकिकार्डिया, चेस्ट पेन। अलॉन्ग विद दैट हम जब उस पेशेंट की एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो पेशेंट हमें कंफ्यूज्ड इन स्ट्रेस, बार बार लंबी सांसें ले रही है, वो बोल रही है मुझे पूरी चेस्ट में मुझे पेन हो रहा है। जब आपने ईसीजी की, जाहिर सी बात है हम सोचेंगे इसको एमआई तो नहीं है। जब आपने ईसीजी की तो ईसीजी इज नॉर्मल और वो शो क्या कर रही है, साइनस ट्रेकिकार्डिया। ठीक है। और जब आप उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो व्हाट यू आर सीइंग कि भाई जो राइट साइड पे उनको टिबियल फ्रैक्चर हुआ था वो अच्छे से हील हो रहा है। ठीक है भाई। और काफी सर्जिकल स्कार हैं लेकिन बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं, उसमें कोई भी एब्नॉर्मलिटी नहीं हुई है। बट लेकिन जब आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं तो लेफ्ट लेग भी उसकी काफ क्या है, सोलन है, टेंडर है और रेड है। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट इज व्हाट, शाबाश डॉक्टर कायनात, शाबाश स्टूडेंट्स, ये क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब सेकेंडरी टू व्हाट, कहां से आया ये, यहां से आया सेकेंडरी टू फ्रैक्चर से। फ्रैक्चर तो राइट साइड पे हुआ था, वो हील हो रहा है अच्छे से। मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड पे स्वेलिंग है। तो दिस इज सेकेंडरी टू डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द डीवीटी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है। भाई आपकी जो लेग्स है ना, उनमें दो तरह की वीन्स होती हैं लोअर लिम्स के अंदर, एक सुपरफिशियल एक डीप वीन। डीप वीन में कौन सी है, टिबियल, इलेक, फीमोरल वीन वगैरह। इनका क्या मसला होता है, जब हम प्रोलॉन्ग्ड स्टेसिस में जाते हैं या हम लोग जाते हैं हाइपर कोग्यूबिलिटी यानी मोर प्रोन टू ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, या फिर हमें कोई ऐसी कंडीशन होती है जो कि टिश्यू ट्रॉमा या उन वेसल्स के एंडोथेलियम को डैमेज करता है, जैसे स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। अगर ये तीनों में से या कोई एक भी इनमें से रिस्क फैक्टर होता है तो इन वीन्स में क्या होता है, ब्लड पूल करना स्टार्ट हो जाता है और वो क्या कराता है, क्लॉट बना देता है। क्लॉट बनता है वहां पे, पहले थ्रोम्बस बन जाता है, क्लॉट एक बना। अब होता क्या है, मसला ये नहीं होता कि वो डीवीटी, वो ज्यादातर कभी कभी अननोटिस चली जाती है, वो सिम्टम्स ही नहीं देती। अगर वो सिम्टम देती है वो वेन बंद करने के तो क्या होगा, मिसाल के तौर पे दिस इज द लाइक, ये लेग है, ठीक है, ये नीचे वाली है, चले ऐसे ऐसे ज्यादा, ये पैर है, ये लेग है। जाहिर सी बात है यहाँ पे ब्लॉक होगा तो उसके नीचे जो काफ है वहां पे क्या होगा, आपको वहां पे स्वेलिंग, रेडनेस और ब्लड पूलिंग के जो भी सिम्टम्स, पेन वगैरह होगा, ये सिम्टम्स देगी। बट द मोस्ट डेंजरस जो चीज होती है ना, वो जो थ्रोम्बस वहां पे बना है वो क्या कर जाता है, डिसलॉज होके चला जाता है। अब डिसलॉज होगा तो कहाँ जाएगा, पहले इंफीरियर वेना केवा, फिर राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल। अल्टीमेटली जो पहली वेसल्स उसको मिलेंगी ना जो बहुत पतली होंगी, वो कौन सी होंगी, पल्मोनरी वेसल्स। और जब उसको ब्लॉक कर देगा तो दैट विल कॉज व्हाट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब सोच लें पल्मोनरी एम्बोलिज्म कितना खतरनाक हो सकता है। और इन पेशेंट्स के अंदर ये कैसे आते हैं, अचानक से सडन ऑनसेट डिस्निया, ट्रेकिकार्डिया, ट्रेकीपीनिया और दूसरा कंफ्यूजन। सही है। और अगर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इतना बड़ा था कि उसने पल्मोनरी आर्टरी पूरी ब्लॉक कर दी तो दिस कैन कॉज क्या, आर्टरी बंद कर दी तो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो अचानक से रुक जाएगा, वेंट्रिकल अचानक से बड़ी हो जाएगी। इस तरह वैसे वेंट्रिकल बड़ी होगी तो, राइट वेंट्रिकल बड़ी होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगी, ब्लड आगे ही नहीं जा रहा, पेशेंट अचानक से सिवियर हाइपोटेंशन में चला जाएगा, ब्लड ही नहीं जा रहा आगे। और इस चीज को हम क्या बोल रहे होते हैं, दिस इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और अचानक से अगर इतना बड़ा होता है ना, इसको हम बोलते हैं सेडल एम्बोलिज्म। वो क्या कर लेता है, बड़ी जो मेजर पल्मोनरी आर्टरीज निकल रही है उनको कंप्लीटली ब्लॉक कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेडल एम्बोलिज्म। और वो क्या करा रहा होता है, अचानक से डेथ ऑफ द पेशेंट, सेकेंडरी टू व्हाट, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। हमने रिस्क फैक्टर्स कौन सी बात की थी, स्टेसिस,
यानी कोई सर्जरी हुई है तो भाई 7 दिनों से बेड पे है, कोई क्रोनिक बीमारी है वो बेड पे रहता है, कोई लॉन्ग फ्लाइट है, लॉन्ग रूट लेके आया हुआ है, ये सारे किसकी है? स्टेसिस के। देन हमने दूसरा एच क्या पढ़ा? शील, याद करते हैं एसएचई। हाइपर कॉग्यूबिलिटी कैसे? फीमेल पेशेंट है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे है, पेशेंट को कोई सेक्टर 5 लेटन और ये सारी बीमारियां हैं, जो कि कोई मेलिग्नेंसी है, पेशेंट को मेलिग्नेंसी भी क्या करती है? हाइपर कोग्यूबल स्टेट करा देती है। हीम में जरूर पढ़ेंगे, परेशान ना हो, एक एक चीज। देन द लास्ट वी हैव विद ई। ई फॉर व्हाट? एंडोथेलियल डैमेज, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, ये सारी क्या करा रही होती है? वेसल डैमेज। डैमेज होगा तो वहां पे क्या आके लगते हैं? प्लेटिलेट। समझ गए? तो दिस, ये जो 3 रिस्क फैक्टर्स है ऑफ डेवलपिंग डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज नोन एज व्हाट? कौन सा ट्रायड? इस माइक को छोड़ देना, इसके साथ खेलना थोड़ी होता है। विर्च्यू ट्रायड। क्या? विर्च्यू ट्रायड भाई, समझ में आ गई? अब याद करनी है ये चीज है। अब व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? ईसीजी नॉर्मल आ गई, कैसे डायग्नोज करोगे पेशेंट को? द मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट इज व्हाट? सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, जिसके अंदर क्या देख रहे होते हैं हम? पल्मोनरी वेसल्स को विद द हेल्प ऑफ अ कंट्रास्ट देख रहे होते हैं, और हमें क्या नजर आएंगे? फिलिंग डिफेक्ट, यानी एक पल्मोनरी आर्टरी, एक सेगमेंट में क्या ब्लड जा ही नहीं रहा होगा। और हाउ यू विल ट्रीट दिस पेशेंट? अगर तो वो सेडिल एम्बोलिज्म वाला है ना, तो जल्दी से आप तो यहाँ तो टीपीए देते हो, जो स्ट्रोक में भी देते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, या फिर वो क्लॉट ही निकालते हो सर्जिकली, एंडोवेस्कुलर सर्जरी, नॉट ओपन करके पूरा खोल दिया, सही है। अगर नहीं नॉर्मल सा है तो आप क्या देते हो? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज हेपरिन, ठीक है। और डीवीटी को भी ट्रीट करते हो। डीवीटी का वैसे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड डोपलर। मोस्ट लाइकली जो डीवीटी के एम्बोलाई फॉर्म होते हैं वो इलेक और फीमोरल वेसल्स में होते हैं, ये भी जरूर पता हो आपको। और कभी कभी हमें ईसीजी भी एक एबनॉर्मलिटी मिल रही होती है, विच इज नॉट ड्यू टू एमआई और समथिंग सेकेंडरी टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? S1Q3T3। उसका क्या मतलब है? हमें लीड 1 में एस वेव एबनॉर्मेलिटी मिलती है और लीड 3 में क्यू और टी वेव एबनॉर्मेलिटी मिलती है। अगर हम इन पेशेंट्स की बायोप्सी करें ना मदर, वो एम्बोलस निकालें, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप पे देखें, तो हमें क्या नजर आता है? वो भरा पड़ा होता है, किसका? फिब्रिन का, आरबीसी का, प्लेटिलेट्स का। तो उनको हम क्या बोल रहे होते हैं? लाइंस ऑफ जहन। बस ये पता हो, ठीक है भाई। तो हमारे पास भी है वह पेशेंट जिसका क्या हुआ है मदर? आरटीए हुआ है, और he is a 18-year-old male patient presented in the ER with a complaint of right-sided femoral fracture. The patient is managed in the ICU and is planned for the surgery. पेशेंट अभी क्या है? वाइटली स्टेबल है, उसकी सर्जरी भी हो गई। ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द सर्जरी पेशेंट वाइटली स्टेबल था, सब चीजें ठीक थी। पेशेंट सडनली डेवलप व्हाट? सडनली डेवलप चेस्ट पेन, डिस्निया एंड ट्रेकीपीनिया, पहली बात। दूसरा, पेशेंट, आप जब उससे नाम पूछ रहे हैं तो पेशेंट इज कंफ्यूज्ड, पेशेंट इज लाइक थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रही मैं कहां पे हूं, क्या कर रहा हूं। द थर्ड थिंग, जब आप इसको मैनेज कर रहे हैं जल्दी से इन द नेट आईसीयू, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको उसके जिस्म पे पेटिक्या या इकाइमोसिस मिल रहा है, यानी व्हाइट व्हाइट ब्लड ब्लड के पेजेस मिल रहे हैं फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, सही है भाई। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, शाबाश, पहले सुन ले ऑप्शंस। एयर एम्बोलिज्म, सही है। और दूसरा क्या होता है? फेट एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, या फिर चलो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पीसीक्यू है ये। आप बताएं भाई। पेटिकियल हेमरेजेस बॉडी पे नजर आ रहे हैं। शाबाश एवरीवन, यहाँ पे सबने जवाब दे दिया है। दिस इज द टिपिकल केस ऑफ व्हाट? फेट एम्बोलिज्म। और ये ज्यादातर कब हो रहा होता है? लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स की वजह से। क्यों लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स की वजह से? दे आर फिल्ड विद बोन मेरो, और बोन मेरो के अंदर क्या होती है? फेट डिपोजिशन होती है। दूसरा, ये जरूर पता हो, एक सर्जरी होती है लाइपोसक्शन जिसको बोलते हैं, लिपिड निकाल रहे होते हैं ना, जिनका फेट फेट पेट बढ़ जाता है, मे बी एब्डोमिन का या मे बी कहीं का भी। बहरहाल लाइपोसक्शन के बाद भी ये कॉमनली होती है। और प्लीज रिमेंबर, इसमें एक ट्रायड आता है, 3 चीजें इस वाले एम्बोलिज्म में जरूर आती है। वो कौन सी? न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मैंने बोला ना कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं और कंफ्यूजन था। पेटिकियल हेमरेजेस,
और तीसरा क्या आ रहा होता है, तीसरा इनके अंदर वही डिस्निया, चेस्ट पेन, और हम अगर मोर स्पेसिफिकली लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की हिस्ट्री। और ये कब प्रेजेंट करता है, उसके फौरन बाद नहीं, विद इन 24 to 36 आवर्स, ये भी जरूर बताओ आप लोगों को। इसी तरह से एक और टाइप है एम्बोलिज्म का, विच इज नोन एज एयर एम्बोलिज्म। और एयर एम्बोलिज्म आपको हाउस जॉब में या इंटर्नशिप के दौरान डरा रहे होते हैं ना, वो एयर निकालो, फिर इंजेक्शन लगाओ, फिर ड्रिप लगाओ। तो वो क्यों बोल रहे होते हैं, बिकॉज कि कहीं वो एयर खुदा ना खास्ता एयर एम्बोलिज्म ना करा ले पेशेंट को। बट रिमेंबर दैट फॉर एयर एम्बोलिज्म ना एटलीस्ट 50 से 60 सीसी एयर, कम से कम भी 50 सीसी एयर चाहिए होती है। इतनी 10-5 पे कुछ भी नहीं होता, वो आराम से रीअब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग ख्याल कर रहे होते हैं, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एयर जो कि किसी ड्रिप सेट में वगैरह में होती है। अब what are the most likely causes of developing air embolism are basically, एक तो जब सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट हो रही होती है। व्हाट इज नाउ सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट? जो आईसीयू के पेशेंट्स हैं या जिनको क्रोनिक एंटीबायोटिक या क्रोनिक हम वो जो थेरेपीज दे रहे होते हैं ना, जहाँ सेंट्रल नर्वस बोल रहा हूँ, सेंट्रल हार्ट के प्रेशर्स, कार्डिक आउटपुट वगैरह, ये सब चीजें भी हमें चाहिए होती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक जो हमारी मेजर वीन है उनके अंदर क्या एक निडल इंसर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट। ठीक है भाई। आईसीयू के पेशेंट्स में देखते होंगे यहाँ पे ऐसे नेक में एक बड़ा सा वो कैनोला लगा होता है, वो अभी के लिए इतना आपको ज्यादा परेशान नहीं करते। तो दैट सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट पुट्स द पेशेंट एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग व्हाट, एयर एम्बोलिज्म। दूसरा किन में होता है, सी डाइवर्स के अंदर, जब वो डिसेंड कर रहे होते हैं, ऊपर आ रहे होते हैं ना दोबारा, तो होता क्या है, अगर वो जल्दी से बाहर सरफेस पे आ जाते हैं तो नाइट्रोजन बबल्स ब्लड में रह जाते हैं और पर्सिपिटेट करके वो भी एयर एम्बोलिज्म करा सकते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी टिपिकल। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट सॉरी क्या हो रहा होता है, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन दे रहे होते हैं हम इनके ट्रीटमेंट में, एयर एम्बोलिज्म के। ठीक है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एम्बोलिज्म वी हैव, प्लीज ऑब्स गायनी वाले बच्चों ये जरूर याद रखना, इस एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। मगर वो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, याद है थोड़ा? याद है, चलो। जब क्या होता है, जब प्रोलॉन्ग लेबर होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, आपको पता है प्लेसेंटा इज समवॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू मैटरनल सर्कुलेशन। कभी कभी क्या होता है कि दैट एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट और फीटल टिश्यूज और मे बी फीटल सेल्स कहां पे डिसलॉज हो जाते हैं, स्पेशली एमनियोटिक फ्लूइड इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन। और वो क्या करा रहा होता है, एक तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वहां पे जाके, दूसरा पता है द मेजर इशू ये क्या कराता है, वो पूरा कोगुलेशन कैस्केड, एक फॉरेन बॉडी ब्लड वेसल में चली गई, क्या होगा, वास्ट एक्टिवेशन ऑफ द कोगुलेशन कैस्केड हो जाती है। एंड अल्टीमेटली कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हर जगह पे प्लेटिलेट प्लग बन रहे होंगे, थ्रोम्बोसिस बन रहे होंगे। अल्टीमेटली वो क्या कर लेगी, आपके जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे थोड़ी देर के अंदर ही, और फिर वो पेशेंट डेवलप कर लेती है डीआईसी। अब डीआईसी क्या है, जब कोगुलेशन फैक्टर्स खत्म हो जाए और पेशेंट प्रोफ्यूजली ब्लीड करे, आईवी साइड से, नाक से, कान से खून बह रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डीआईसी। बहुत सिंपल वर्डों में हम जरूर इनमें पढ़ेंगे। अब ये केस कैसे आता है भाई, 30-year-old Gravida 3 Para 3 is seen in the labor room for prolonged labor. She had successfully delivered a 4.5 kg or maybe 4 kg infant, male infant who is healthy. Just after delivery, suddenly she developed what? Dyspnea, trachepnea, chest pain, or hypotension. While managing the patient, within 30 minutes पेशेंट को क्या हुआ है, ब्लड, नाउ द ब्लड, प्लीज ये वर्ड याद रखिएगा, ब्लड इज oozing फ्रॉम वेजोपंचर साइट्स, जहां पे कैनोला लगी हुई है, ब्लड वहां से ऊज करके ऐसे बह रहा है, नाक से बह रहा है ब्लड। ये टिपिकल वर्ड होता है कि पेशेंट किस में जा रहा है, डीआईसी के अंदर। ब्लड इज oozing फ्रॉम वेन्यूपंक्चर साइट जब भी आए, दिस इज अ टिपिकल वर्ड फॉर डीआईसी। उसमें हम क्या इस पेशेंट के देखेंगे, पीटीए पीटीटी दोनों रेज होंगे, क्यों, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स खत्म हो गए, ज्यादा नहीं हो गए, यूज हो गए ना। ठीक है भाई। तो दिस वाज ऑल अबाउट आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म